नमस्कार, द ट्राइटेट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 2024 लोकसभा का सिचुएशन क्या है। आखिर पार्टियां इतना बेचैन क्यों है? क्यों सत्तारूढ़ पार्टी आज 38 पार्टियों का मीटिंग कर रही है, वहीं विपक्षी एकता के नाम पर विपक्ष 26 पार्टियों का मीटिंग बेंगलुरु में कर चुकी है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? 2014 की बात करें, जब बीजेपी सत्ता में आई तो यह कह करके आई महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, और वो सत्ता में लगातार 2 बार से बीजेपी काबिज है। लेकिन महंगाई उससे भी ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। भ्रष्टाचार जो कांग्रेस में किए थे उन्होंने बीजेपी ने अपने में मिला लिया। आज कांग्रेस भी यही मुद्दा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। विपक्ष जो है, विपक्षी एकता के नाम पर ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आखिर लगातार यही सारा मुद्दा क्यों आ रहा है? इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे कि कोई भी पार्टियां यही 3 मुद्दे जो हैं उनको लेकर के चुनाव लड़ती है, लेकिन कोई भी पार्टी ये सारे मुद्दों पर काम नहीं करके यह मुद्दा वैसा का वैसा ही रह जाता है। फिलहाल इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं बिहार में स्थिति क्या बन रही है। बिहार में जो 10 लोकसभा है उस पे कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन किसके टक्कर में है और किसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अगर बिहार की हम चर्चा करें तो आज इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव हो रहा है, क्योंकि विपक्षी एकता जो नाम दिए हैं इंडिया, वहीं जो विपक्ष है वो एनडीए की तरह गठबंधन से लड़ रहे हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, हम, वीआईपी, आरएलडी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी वो चुनाव लड़ रहे थे। आरजेडी 19 पे, सीपीआईएम जो 1 पे लड़े थे, जो कि आरजेडी कोटे से यह सीट लिए थे। हम 3 पर, वीआईपी 3 पर, कांग्रेस 9 पर, आरएलडी 3 पर। बीजेपी में बीजेपी, जदयू और एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही थी। आपको भी मालूम होगा एलजेपी का 2 टुकड़ा हो चुके हैं, एक एलजेपी और एक एलजेपी रामविलास, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है। लेकिन सभी लोग ये लड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल जो एनडीए की मीटिंग हुई उसमें ये दोनों एक साथ हैं। तो बीजेपी में 2024 की बात करें तो अभी इंडिया में हैं जो बिहार से लड़ेंगे वो है आरजेडी, जदयू, सीपीआई का सभी दल, सीपीआईएमएल, सीपीआईएल ऑल और कांग्रेस। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में जो चुनाव लड़ेंगे वो बीजेपी, एलजेपी रामविलास, एलजेपी, आरएलजेडी जो कि उपेंद्र कुशवाहा पहले विलय कर लिए थे जदयू में, फिर उन्होंने पार्टी बनाई। उसके बाद हम, अभी वीआईपी का पता नहीं चल पा रहा वो किधर जाएंगे, किस और करवट बदलेंगे, लेकिन विपक्षी मतलब इंडिया और एनडीए दोनों इससे संपर्क में हैं। आखिर ये डिसीजन वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की होगी कि किधर जाना है, किससे लड़ रहे हैं। जो फिलहाल इस तरह से चुनाव हो रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे। और एक मुद्दा इस बार अहम जो विपक्षी एकता और कांग्रेस ने दिया है वह इंडिया। पहले जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे वोट फॉर इंडिया, इस बार वह कहने से कतराएंगे। तो कहीं ना कहीं यह इस बार जो नैरेटिव बीजेपी वाले पहले कांग्रेस के लिए सेट करते थे, कांग्रेस उसका जवाब हर पल हर समय देते रहते थे। अभी कांग्रेस नैरेटिव सेट कर रही है, बीजेपी उसके जवाब में उतर रही है। तो फिलहाल इस बार मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस बार देखने को मिल रहा है। युवा में आक्रोश है। तो हम बात करते हैं अररिया की। अररिया की बात एक बार और बता दें कि बिहार में जो 40 लोकसभा थे उसमें 39 लोकसभा पर एनडीए गठबंधन जीती थी, वहीं 1 पर सिर्फ कांग्रेस जीत दर्ज किए थे। तो अररिया की बात करें तो अररिया से पिछले बार प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे और आरजेडी से सरफराज आलम चुनाव हार गए थे। दोनों का अंतर था 1,37,241। इस बार भी अररिया से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं इंडिया यानी गठबंधन से बात करें तो आरजेडी चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार जदयू इनके साथ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पाला इंडिया का, विपक्षी एकता का मजबूत है और यहाँ पर आरजेडी का निकलने का चांस ज़्यादा है।
उसके बाद बात करते हैं हम आरा की। आरा की बात करें तो RK सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते थे, उनको 5,66,480 वोट आए थे। वहीं राजू यादव जो CPI-ML जो RJD के कोटे से चुनाव लड़े थे उनको 4,19,195 वोट आए थे और दोनों का अंतर 1,47,000 थे। इस बार भी यह सीट CPI को जाएंगे, CPI-ML को जाएंगे और यहाँ से चुनाव कौन प्रत्याशी होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन यह CPI-ML फिर से यहाँ चुनाव लड़ेंगे और वहीं बीजेपी से NDA से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प है। आपको मालूम होगा कहीं न कहीं जदयू के आ जाने से अब सीट कासिम खां मजबूत है और 2020 में जो लोकसभा हुआ था RJD कहीं न कहीं मजबूत स्थिति में आई। 2017 में जो उनका 81 सीट था, 2020 में उनका उसमें बढ़ोतरी हुआ और मजबूत स्थिति में RJD आई थी, जिसके कारण यहाँ पे पाला CPI का मजबूत माना जा रहा है। यह सीट भी गठबंधन इंडिया निकाल लेगी और NDA को यह भी सीट हारना पड़ेगा। औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पे शैलेश कुमार सिंह बीजेपी प्रत्याशी से जो 4,31,541 वोट लाकर चुनाव लड़े जीते थे। वहीं उपेंद्र प्रसाद जो हम से थे वो 3,58,934 वोट ला करके 72,000 वोटों से हार गए थे। बहुत कम अंतर से यहाँ हार गए थे। आपको मालूम होगा औरंगाबाद पे कहीं न कहीं RJD मजबूत है और यह सीट इस बार RJD चुनाव लड़ेगी और RJD चुनाव अगर लड़ती है तो यह सीट कहीं न कहीं RJD चुनाव निकालने में कामयाब हो जाएगी और औरंगाबाद सीट भी गठबंधन को जा रहा है। बांका की बात करें तो बांका में गिरधारी सिंह जदयू प्रत्याशी चुनाव जीते थे और वह 2 लाख वोटों से जयप्रकाश यादव जिनकी बेटी अभी विधायक हैं RJD प्रत्याशी थे उनको हरा दिए थे। इस बार भी चुनाव बहुत दिलचस्प है और पिछले बार पुतुल कुमारी भी चुनाव लड़ी थी जो कि दिग्विजय सिंह की वाइफ है। वह बाईपोल में 2010 में MP वहाँ का बन चुके थे और इन्होंने भी 1 लाख वोट लाए थे निर्दलीय चुनाव लड़ करके। इस बार दिलचस्प मुकाबला है। 2 लाख वोटों से RJD हार गई थी, लेकिन यह सीट इस बार RJD चुनाव नहीं लड़ेगी, जदयू चुनाव लड़ेगी। जदयू चुनाव लड़ने के कारण यह सीट कहीं न कहीं गठबंधन की मजबूत स्थिति मानी जा रही है और यहाँ पर सीट बीजेपी वर्सेस जदयू का 50-50 का आंकड़ा माना जा रहा है। बेगूसराय की बात करें तो गिरिराज सिंह जो कि 6,92,000 वोट ला करके चुनाव जीते थे और वहीं कन्हैया कुमार जो सेकेंड पोजीशन पे थे 2,69,000 वोट आए थे और RJD से तनवीर हसन जी थे जो कि 1,98,000 वोट ला करके चुनाव हार गए थे और दोनों का अंतर अगर जीत हार का अंतर करें तो 2,69,000 वोट थे। यानी RJD और CPI का भी वोट मिला दिया जाए तो कन्हैया कुमार चुनाव नहीं जीतते। वहाँ पर बीजेपी स्थिति मजबूत मानी जा रही है, लेकिन इस बार कहीं न कहीं RJD मजबूत हुई। यह सीट इस बार RJD लेगी। कांग्रेस भी यहाँ पर दावा नहीं कर रही है और CPI भी यहाँ दावा नहीं करेगी। यह सीट कहीं न कहीं कांग्रेस RJD और के लिए छोड़ देगी और यहाँ पर RJD चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि यहाँ से सीट कौन निकाल पाते हैं। यहाँ मुकाबला 50-50 का है। फिलहाल यहाँ पर जो बीजेपी का पाला भारी लग रहा है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ 50-50 का आंकड़ा है। उसके बाद हम चलते हैं भागलपुर की। भागलपुर से अजय कुमार मंडल जो जदयू प्रत्याशी थे 6,18,000 वोट लाकर चुनाव जीते थे और सुरेंद्र कुमार जो कि बूलो मंडल जो RJD प्रत्याशी थे 3,40,000 वोट ला करके 2,70,000 वोटों से यह चुनाव हार गए थे। यहाँ पर जो प्रत्याशी इस बार चुनाव में आएंगे वो जदयू के पाले में जाएगी और गठबंधन की तरफ से इंडिया की तरफ से जदयू प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और कहीं न कहीं जदयू का स्थिति यहाँ पर मजबूत माना जा रहा है। तो भागलपुर भी बीजेपी सीट हारते हुए नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं अभी जितने भी सीट हम बताए हैं वहाँ पे बीजेपी का कहीं न कहीं कैडेट कमज़ोर हुआ है और बीजेपी यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है। और बक्सर की बात करें तो बक्सर से अश्विन कुमार चौबे जी बीजेपी प्रत्याशी जो 4,73,000 वोट ला करके चुनाव जीते थे। वहीं जगदानंद सिंह RJD को जो प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनाव हार गए थे और सिर्फ 1,17,000 वोटों से चुनाव हारे थे। इस बार यहाँ पे RJD पुनः चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। हो सकता है अश्विनी कुमार चौबे फिर से यहाँ से चुनाव लड़े और यहाँ पर इस बार अश्विनी चौबे जी चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं और RJD यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है क्योंकि जदयू मिल जाने के कारण यह जो 1 लाख का अंतर था वह बहुत ही कम अंतर होगा और यहाँ पर CPI-ML का भी कहीं न कहीं CPI का भी वोट है, जिसके कारण यहाँ पर बक्सर से बीजेपी हार रही है। दरभंगा की बात करें गोपाल जी ठाकुर जो सनसनीखेज पिछले बार पहली बार लड़े और 5,86,000 वोट ला करके बीजेपी को 2,67,000 वोटों से
जीत दर्ज करवाए थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी को हरा दिए थे, जिनको 3,18,000 बहुत कम वोट आए थे। इस बार यहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को लग रहा है कि यह सीट आरजेडी नहीं देगी। यहाँ से आरजेडी इस बार चुनाव नहीं भी लड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ से इस बार जदयू चुनाव लड़ेगी और यह में भी सीट दे सकती है अली अशरफ फातमी को, क्योंकि वह वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार जीत भी चुके हैं और कहीं न कहीं उनके 8 विधानसभा में, मधुबनी और दरभंगा के एरिया में 8 विधानसभा में इनका पकड़ है। और यह जदयू पहले आरजेडी में ही थे, लेकिन यह जदयू में शामिल हो गए और इनका बेटा अभी भी जो विधायक है, तो कहीं न कहीं यह सीट जदयू लेगी और जदयू फातमी जी को दे सकती है। और फातमी को देती है तो कहीं न कहीं यह सीट गठबंधन निकालेगी, इंडिया निकालेगी। और फातमी यहाँ से नहीं लड़ रहा है तो यह सीट बीजेपी के पाले में चली जाएगी। गया की बात करें तो विजय कुमार जदयू प्रत्याशी चुनाव जीते थे 2,67,000। वहीं जीतन राम मांझी 3,14,000 वोटों ला करके यहाँ से चुनाव हार गए थे, जो गठबंधन की तरफ से थे, आरजेडी की तरफ से थे। इस बार हम बीजेपी में शामिल हो गई है, जदयू आरजेडी में शामिल हो गई। यहाँ पर यह सीट जदयू लड़ेगी और बीजेपी की तरफ से हम चुनाव यहाँ से लड़ेगी और यहाँ पर हम की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यह सीट गया सीट जीतन राम मांझी इस बार जीतने में कामयाब हो जाएंगे। गोपालगंज की बात करें तो यहाँ से जदयू से आलोक कुमार सुमन जी चुनाव जीते थे 5,68,150 वोटों से वोट लाए थे। वहीं सुलेंदर राम जो आरजेडी प्रत्याशी थे सिर्फ 2,81,000 वोट ला करके 2,86,000 वोटों से हार गए थे। यहाँ पर यह सीट गठबंधन के तरफ से, इंडिया के तरफ से जदयू के जाएंगे, वहीं एनडीए यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को उतारेंगे और यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। और यहाँ पर कहीं न कहीं जदयू की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यह सीट गोपालगंज जदयू निकालने में कामयाब होगी। तो इस तरह से हम इस 10 लोकसभा के बारे में बताएं। इस 10 लोकसभा में बीजेपी की स्थिति बहुत ही दयनीय मानी जा रही है। आरजेडी 3 सीट पर आगे होते हुए नजर आ रहे हैं, जदयू भी 3 सीट पर, सीपीआई 1 सीट पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, हम 1, बीजेपी 2। तो कहीं न कहीं इस 10 सीट में से इंडिया की बात करें तो इंडिया एकता गठबंधन जो है 7 सीटों पर आगे है, वहीं एनडीए गठबंधन 3 सीट पर ही जीत कर दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं और 1-2 सीट जो 50-50 का आंकड़ा है वो या तो एनडीए जीतेगी या तो इंडिया जो विपक्षी का संगठन का अलायंस का नाम है वो जीत सकती है। तो कमोबेश अगर माना जाए तो यहाँ पर बीजेपी की स्थिति कहीं न कहीं पतली होते हुए नज़र आ रही है। और एक बात, अगर वीआईपी किसके पाले में जाती है तो कहीं न कहीं वीआईपी पार्टी का वोट परसेंटेज भी 8% बिहार में है। तो अगर ये किस तरह से करवट लेती है, अगर ये महागठबंधन की तरफ अगर जाती है, इंडिया एकता की तरफ जाती है, तो कहीं न कहीं 8% उसमें वोट तब्दील ये नहीं कर पाएंगे, मोर एंड लेस 3 से 4% ही वोट उधर जा पाएंगे। लेकिन अगर मुकेश सहनी एनडीए के पाले में अगर चली जाती है तो एनडीए को ये 8 में से 7% वोट उधर तब्दील कर देंगे। तो इस पर डिपेंड करेगा कि सीट किधर ज़्यादा और किधर आगे होगी। फिलहाल आगे हम भी बताएंगे दूसरे 10 लोकसभा के बारे में आगे के वीडियो में, और जब चुनाव नज़दीक आएगा तो वीआईपी पार्टी जब क्लियर करेगी वो किधर किस गठबंधन में है या इंडिपेंडेंट लड़ रही है, तब फिर जो आंकड़ा होंगे, जिस सिचुएशन बनेगा उसको भी लेकर के हम जल्द आप लोगों के बीच होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।